आज हमारे सामने भारत की शिक्षा व्यवस्था की कहानी बताने वाले तीन सबसे जरूरी दस्तावेज है। 1968, 1986 और 2020 की राष्ट्रीय शिक्षा नीतियां। हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि इन नीतियों में क्या लिखा था, बल्कि ये समझने की कोशिश करेंगे कि हर नीति अपने दौर की जरूरतों का जवाब कैसे दे रही थी। ये एक तरह से आजाद भारत की सोच के विकास की कहानी है। बिल्कुल सही। और हमारा मकसद सिर्फ एक टाइमलाइन बनाना नहीं है। हम इन तीनों नीतियों को मतलब एक दूसरे से जोड़कर देखेंगे। 1968 की नीति ने जो सपने देखे, 1986 ने उन्हें जमीन पर उतारने के लिए क्या रास्ते बनाए, और फिर 34 साल बाद 2020 की नीति को ऐसा क्या लगा कि पुराना पूरा सिस्टम ही बदलना पड़ा। इस पूरी चर्चा का जो निचोड़ है वो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत काम का साबित होगा। तो चलिए सबसे पहले 1968 से ही शुरू करते हैं। भारत एक नौजवान देश था। उस समय शिक्षा को लेकर जो पहला सपना देखा गया वो क्या था? देखिए, 1968 की जो नीति थी वो कोठारी आयोग की सिफारिशों पर आधारित थी, और ये आप कह सकती हैं भारत की शिक्षा का संविधान लिखने जैसी एक कोशिश थी। इसके चार बड़े मकसद थे। 14 साल तक के सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा। अच्छा, मतलब जो संविधान के अनुच्छेद 45 में कहा गया था, उस वादे को पूरा करने की दिशा में यह पहला बड़ा कदम था। ये तो हो गई बुनियादी हद की बात, लेकिन उस दौर में देश को एक साथ जोड़ने की भी तो एक बहुत बड़ी चुनौती थी। हाँ, और यहीं पर इसका दूसरा सबसे चर्चित और शायद सबसे विवादास्पद बिंदु आता है, त्रिभाषा सूत्र, 3 लैंग्वेज फॉर्मूला। इसका कागजी मकसद तो था राष्ट्रीय एकता को मजबूत करना। सोचा यह गया कि हिंदी भाषी राज्यों के लोग हिंदी और अंग्रेजी के अलावा एक और भारतीय भाषा सीखेंगे, खासकर दक्षिण भारत की कोई भाषा, और गैर हिंदी भाषी राज्यों में वो अपनी क्षेत्रीय भाषा और अंग्रेजी के साथ हिंदी सीखेंगे। सुनने में तो ये विचार बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ये फॉर्मूला तो हमेशा से विवादों में ही रहा है ना? असल में जमीन पर यह बहुत कम उत्तर पाया। खासकर दक्षिण के राज्यों ने इसे कभी पूरी तरह से नहीं अपनाया, और उत्तर भारत के स्कूलों में भी तीसरी भाषा के तौर पर संस्कृत या कोई और आसान विकल्प चुन लिया गया। तो वो जो एक सांस्कृतिक पूल बनाने का सपना था वो अधूरा ही रह गया हो। तो इस नीति के बाकी दो स्तंभ क्या थे? तीसरा था शिक्षकों की स्थिति को बेहतर बनाना, मतलब बेहतर वेतन, अच्छी ट्रेनिंग और समाज में सम्मान। ये माना गया कि अच्छे शिक्षकों के बिना कोई नीति सफल नहीं हो सकती। और चौथा था विज्ञान और अनुसंधान पर जोर। गणित और विज्ञान को स्कूली पाठ्यक्रम का एक अनिवार्य हिस्सा बनाया गया। और यहीं पर वो एक जादुई आंकड़ा आता है जो आज तक हर शिक्षा नीति में दिखता है, जीडीपी का 6% खर्च करने का लक्ष्य। हाँ, और ये इस नीति की सबसे बड़ी विरासत भी है और सबसे बड़ी नाकामी भी। लक्ष्य रखना दूरदर्शिता थी, लेकिन उससे कभी हासिल ना कर पाना वो हमारी व्यवस्था की सच्चाई बन गया। तो 1968 की नीति ने एक मजबूत नींव तो रखी, बड़े सपने भी दिखाए, लेकिन कई वादे अधूरे रह गए। शायद इसीलिए लगभग 20 साल बाद 1986 में एक नई नीति की जरूरत पड़ी। बिल्कुल, 1986 तक भारत बहुत बदल चुका था। अब सवाल सिर्फ स्कूल खोलने का नहीं था। अब सवाल था कि जो स्कूल है उनमें पढ़ाई का एक न्यूनतम स्तर हो और देश के हर कोने में एक जैसी व्यवस्था लागू हो। 1986 की नीति का आप कह सकते हैं मूल मंत्र था विस्तार और मानीकरण। और इसी मानीकरण के तहत वो 10+2+3 वाला सिस्टम आया है ना, जिसमें हम सब पढ़कर निकले हैं। सही कहा, 10+2+3 की संरचना को पूरे देश में अनिवार्य कर दिया गया। इसका सबसे बड़ा फायदा यह हुआ कि आप यूपी से पढ़कर केरल जाए या बंगाल से गुजरात, सिस्टम एक जैसा था। लेकिन इस नीति का जो दिल था वो समानता के लिए शिक्षा के विचार में था। महिलाओं, एससी, एसटी और अल्पसंख्यकों को शिक्षा से जोड़ने के लिए खास कार्यक्रम बनाए गए। और इसी दौर में ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड जैसी एक बहुत मशहूर योजना भी तो शुरू की थी। मुझे याद है बचपन में इसके बारे में बहुत सुना था। ये क्या था असल में? ये दिखने में बहुत सरल था, लेकिन इसकी सोच बहुत गहरी थी। ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड सिर्फ ब्लैकबोर्ड देने की योजना नहीं थी, ये देश के हर प्राइमरी स्कूल के लिए एक मिनिमम गारंटी थी। गारंटी हर स्कूल में कम से कम 2 कमरे होंगे, 2 शिक्षक होंगे जिनमें एक महिला होगी। अच्छा, बच्चों के लिए ब्लैकबोर्ड के अलावा नक्शे, चार्ट और कुछ खिलौने भी होंगे। ये पहली बार था जब सरकार ने सुविधाओं को शिक्षा के हक का हिस्सा माना। लेकिन क्या यह सफल हुआ? देखिए, कागज पर तो यह बहुत सफल था, लेकिन जमीन पर इसकी कहानी सफल नहीं हुई। फिर भी देश के लाखों स्कूलों का जो बुनियादी ढांचा है
उसे हमेशा के लिए बदल दिया गया। ये तो मानना पड़ेगा, इसी नीति की एक और बड़ी देन थी नवोदय विद्यालय। हाँ, ग्रामीण भारत के टैलेंट को तराशने के लिए बनाए गए स्कूल। इन्हें पेसेटिंग स्कूल कहा गया था, मतलब ऐसे स्कूल जो अपने जिले के दूसरे स्कूलों के लिए एक मिसाल बने। और नवोदय विद्यालयों ने यह काम काफी हद तक करके भी दिखाया है। और फिर 1992 में इसमें कुछ बदलाव भी किए गए थे। हाँ, 1992 में एक प्रोग्राम ऑफ एक्शन आया। उसमें कुछ जरूरी अपडेट्स थे, जैसे इंजीनियरिंग के लिए जेई जैसी एक राष्ट्रीय परीक्षा की शुरुआत हुई। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का दायरा प्राइमरी से बढ़ाकर अपर प्राइमरी मतलब 8वीं क्लास तक कर दिया गया। और शिक्षकों की ट्रेनिंग के लिए हर जिले में डाइट्स बनाने पर जोर दिया गया। तो 1986 की नीति ने सिस्टम को एक आकार दिया, उसे देश के कोने कोने तक पहुंचाने की कोशिश की। लेकिन फिर 33 साल का एक बहुत लंबा गैप आ गया। इस बीच तो भारत पूरी तरह बदल गया। आईटी क्रांति हुई, अर्थव्यवस्था खुल गई, इंटरनेट आ गया। क्या हमारा वो 10+2 वाला सिस्टम इस नई दुनिया के लिए तैयार था? एक सबसे बड़ा सवाल था, और इसका जवाब था बिल्कुल नहीं। 1986 का सिस्टम एक औद्योगिक युग की जरूरतों के लिए बना था। मतलब वो डॉक्टर, इंजीनियर, क्लर्क बनाने की एक फैक्ट्री जैसा था। लेकिन 21वीं सदी को इनोवेटर्स चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्वर्स चाहिए, क्रिएटिव थिंकर्स चाहिए। हमारा सिस्टम रटने को इनाम दे रहा था, जबकि दुनिया सवाल पूछने वालों को आगे बढ़ा रही थी। तो 2020 की नीति सिर्फ एक अपडेट नहीं है, ये उस पुरानी फैक्ट्री को तोड़कर एक नया इकोसिस्टम बनाने की कोशिश है। और इसका विजन भी बहुत बड़ा है, भारत को ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर बनाना। चलिए इससे थोड़ा और समझते हैं। सबसे पहले स्कूली शिक्षा, जहां 10+2 की जगह 5+3+3+4 का डिजाइन आया है। हाँ, और ये सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है, ये बच्चों के विकास को देखने के नजरियों में बदलाव है। पहला स्टेज है फाउंडेशनल स्टेज, 5 साल का। इसमें 3 साल प्री स्कूल और क्लास 1-2 है। यहां कोई किताब नहीं, कोई परीक्षा नहीं, सिर्फ खेल, कहानियां, संगीत। मतलब बच्चे पे छोटी उम्र से पढ़ाई का बोझ नहीं डाला जाएगा, मतलब बिल्कुल नहीं। फिर है प्रिपरेटरी स्टेज, 3 साल का, क्लास 3 से 5 तक। यहां से लिखने पढ़ने की दुनिया शुरू होगी। सारा फोकस होगा बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान पर। तीसरा है मिडिल स्टेज, 3 साल का, क्लास 6 से 8 तक। यहां से विषय तो होंगे, लेकिन साथ ही कोडिंग और कारपेंटरी जैसे व्यावसायिक विषय भी सिखाए जाएंगे। और आखिरी सेकेंडरी स्टेज, जो 4 साल का है, क्लास 9 से 12 तक। यहीं पर शायद सबसे बड़ा बदलाव है। हाँ, और वो है स्ट्रीम्स का खत्म होना। साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स की जो दीवारें थीं, उन्हें गिरा दिया गया है। अब कोई छात्र फिजिक्स के साथ हिस्ट्री पढ़ सकता है, या केमिस्ट्री के साथ बेकिंग का कोर्स कर सकता है। सोच यह है कि छात्र अपनी रुचि के हिसाब से अपना रास्ता खुद बनाए। यह सुनने में तो बहुत ही अच्छा लगता है, लेकिन क्या यह व्यवहारिक है? क्या इससे ऐसे छात्र नहीं तैयार होंगे जिन्हें हर चीज के बारे में थोड़ा थोड़ा पता हो, पर किसी भी चीज में गहराई नहीं? ये एक बहुत जायज चिंता है, और इस नीति के सफल होने की सबसे बड़ी चुनौती भी यही है। इसे लागू करने के लिए स्कूलों को और शिक्षकों को बहुत लचीला होना पड़ेगा। लेकिन इसके पीछे की सोच यह है कि भविष्य में जो समस्याएं आएंगी वो किसी एक विषय के दायरे में नहीं होंगी। उन्हें सुलझाने के लिए अलग अलग तरह की स्किल्स को जोड़ने की जरूरत होगी। और मूल्यांकन मतलब रिपोर्ट कार्ड बनाने का तरीका भी तो बदल रहा है। परख और 360 डिग्री रिपोर्ट कार्ड की बात हो रही है। हाँ, परख को एक और परीक्षा बोर्ड की तरह मत देखिए। यह पूरी शिक्षा व्यवस्था का एक तरह से फिटनेस कोच है। इसका काम यह पता लगाना है कि सिस्टम में कहाँ कमी है, और फिर उन कमियों को दूर करने के तरीके सुझाना है। और 360 डिग्री रिपोर्ट कार्ड का मतलब है कि अब सिर्फ टीचर नहीं बताएंगे कि बच्चा कैसा है, बच्चा खुद अपना मूल्यांकन करेगा, उसके दोस्त करेंगे और टीचर भी करेंगे। ये तो स्कूल की बात हुई, लेकिन हायर एजुकेशन में भी एक बहुत बड़ी समस्या रही है। कई लोग किसी वजह से दूसरे साल में कॉलेज छोड़ देते थे और उनकी सारी मेहनत बेकार हो जाती थी। क्या नई नीति इसका कोई हल निकालती है? हाँ, और ये हायर एजुकेशन में इसका सबसे बड़ा और सबसे अच्छा सुधार है। इसे मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम कहते हैं। अब अगर कोई छात्र 1 साल की पढ़ाई के बाद कॉलेज छोड़ता है तो उसे एक सर्टिफिकेट मिलेगा। 2 साल बाद छोड़ता है तो डिप्लोमा, 3 साल पर डिग्री, और 4 साल पूरे करने पर रिसर्च के साथ डिग्री। और ये काम कैसे करेगा? क्या इन टुकड़ों को बाद में जोड़ा जा सकेगा? बिल्कुल। इसके लिए एक एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट यानी एबीसी बनाया जा रहा है। यह आपके बैंक अकाउंट जैसा ही है, बस इसमें पैसे की जगह आपके क्रेडिट पॉइंट जमा होंगे। आप 5 साल बाद भी वापस आकर किसी दूसरे कॉलेज में भी उन क्रेडिट्स का इस्तेमाल करके अपनी पढ़ाई वहीं से आगे बढ़ा सकते हैं। मतलब कोई भी मेहनत अब बेकार नहीं जाएगी।
ये तो वाकई में एक बहुत बड़ा बदलाव है। और सुना है कि यूजीसी, एआईसीटी जैसे दर्जनों रेगुलेटर की जगह अब एक ही बॉडी होगी। हाँ, मेडिकल और लॉ को छोड़कर बाकी पूरे हायर एजुकेशन के लिए एक ही संस्था होगी। उम्मीद है कि इससे लाल फीताशाही कम होगी और फैसले लेने में तेजी आएगी। साथ ही एमफिल की डिग्री को भी खत्म कर दिया गया। अब मास्टर्स के बाद सीधे पीएचडी में दाखिला ले सकते हैं। तो कुल मिलाकर हमने देखा कि 1968 में एक आदर्शवादी सपना देखा गया, 1986 में सपने को एक ठोस ढांचे में ढालने की कोशिश हुई और 2020 में उस पूरे ढांचे को ही 21वीं सदी के लिए नए सिरे से डिजाइन किया गया है। सही कहा, हर नीति अपने समय का आईना थी, लेकिन एक सवाल है जो इन तीनों नीतियों को एक धागे में पिरोता है, वो है कार्यान्वयन यानी इम्प्लीमेंटेशन की चुनौती। 1968 और 1986 की नीतियों के कई शानदार विचार, जैसे जीडीपी का 6% खर्च या त्रिभाषा सूत्र, जमीन पर पूरी तरह कभी नहीं उतर पाए। 2020 की नीति अब तक की सबसे महत्वाकांक्षी नीति है। इसके लक्ष्य क्रांतिकारी है।